क्या देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है? क्या अब सरकारों के हाथ से मामला निकल चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कबूला कि उनके यहां अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन और जरूरी दवाओं की किल्लत हो गई है। इसीलिए कोरोना से जनता को बचाने के लिए अगले 15 दिन जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तर बंद रहेंगे। लोग बिना काम घर से बाहर नहीं निकल सकेंगे। यानी महाराष्ट्र तकरीबन 1 साल पहले जैसे हालात में पहुंच जाएगा, जिसके बाद दस्तक देकर सवाल पूछना जरूरी हो जाता है कि कोरोना के खिलाफ सरकारों ने पिछले 1 साल में क्या कोई तैयारी नहीं की। नमस्कार, मैं हूं रोहित सरदाना और आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। पिछले साल जनवरी में कोरोना का पहला केस सामने आया था। तब से अब तक सभी ने कोरोना से खुद को बचाने के लिए अपने शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करने की कोशिश की, लेकिन सरकारों ने क्या किया? आज पहली दस्तक देकर हम सभी सरकारों से पूछेंगे कि वो कब तक कोरोना के नाम पर जनता पर पाबंदियां लादते रहेंगे। आखिर वो कब तक कोरोना के भरोसे रहेंगे? दूसरी दस्तक आज आपको जनता से हो रहे भेदभाव के खिलाफ देनी है और पूछना है कि अगर मास्क नहीं पहनने पर जनता के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो कोरोना के खतरे को बढ़ाने वाली रैलियों को चुनाव में छूट क्यों है? लेकिन पहले बात उस सरकारी कबूलनामे की जिसने सिस्टम की पोल खोल दी है। जनता को अच्छे से यह समझा दिया है कि अपनी जान की हिफाजत के लिए वो किसी सरकार के भरोसे ना बैठे, क्योंकि सरकारें कोरोना का इससे ज्यादा प्रेशर लेने की हालत में नहीं है। जिस महाराष्ट्र में आज पाबंदियां लगाई गई हैं, वहां पिछले 24 घंटे में 60,212 कोरोना के नए केस सामने आए। सिर्फ महाराष्ट्र भर में पिछले 24 घंटे में 281 लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं। महाराष्ट्र की तरह आज उत्तर प्रदेश ने भी पूरे देश को चौंका दिया, जो खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य में आज कोरोना के 18,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। राजधानी लखनऊ में यूपी का कोरोना केंद्र बन चुका है, जहां 5,300 से ज्यादा लोग कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में हो गए। यूपी के हालात को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी लॉकडाउन की वकालत की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी की सरकार से कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ नाइट कर्फ्यू काफी नहीं है, इसलिए जहां जहां हालात खराब हैं वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी आइसोलेशन में हैं, क्योंकि उनके निकटतम सहयोगी पिछले 2-3 दिन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ का रायपुर, जहां के अस्पतालों में लाशों को रखने की जगह नहीं बची। ऐसा क्यों है, उसे अब आपको 38 सेकंड का ये वीडियो समझाएगा, जिसमें प्लास्टिक के बैग में बंद ये शव कोरोना के खिलाफ जंग सरकारों की पोल खोल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मॉर्चरी के बाहर स्ट्रेचर पर रखे ये शव तो शुरुआत भर है, क्योंकि रायपुर के इस अस्पताल में इंसानी लाशों का अंबार है। अस्पताल में घुसते ही स्ट्रेचर पर 4 लाशें हैं, लेकिन जब कैमरा अंदर जाता है तो लाशों की गिनती करना मुश्किल हो जाता है। ये तस्वीरें पूछती हैं कि कहां गई सरकारों की तैयारी? आखिर पिछले 1 साल सरकारों ने क्या किया? मध्य प्रदेश का जबलपुर, यहाँ तो हद ही हो गई, क्योंकि यहाँ पुलिस कोरोना संक्रमित अपराधी को एक दूसरे अपराधी जो कोरोना नेगेटिव था उसके साथ हथकड़ी पहना दी। इसके बाद 2 पुलिस वालों ने पीपीई किट पहनकर कोरोना संक्रमित अपराधी को पैदल ही जेल पहुंचा दिया। ये तस्वीर सवाल पूछती है कि क्या हमारा सिस्टम साल भर में कोरोना को लेकर बुनियादी समझ तक विकसित नहीं कर पाया? आखिर सरकारों ने इस 1 साल में क्या किया? क्योंकि सरकारों ने कोरोना को गंभीरता से लिया होता, अस्पतालों में निवेश किया होता, तो नरसिंहपुर में 11,000 रुपए के इंजेक्शन खरीदने पर भी एक माँ सरकारी लापरवाही की भेंट न चढ़ती। हमारी माँ जी तो चली गई, दूसरों की जान बचा लो जो इधर रहेंगे। हमारी माँ जी के सामने जो 5 थे वो भी चले गए, सब चले गए। दूसरों की जान बचा लो, हमारी माँ जी चली गई, और भी लोगों की जान बचा लो। बहुत लापरवाही कर रहे हैं डॉक्टर, बहुत। हालात ये हो गए कि सिस्टम में छेद ढूंढने वालों में, या फिर यूं कहें हालात स्वीकार करने वालों में राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर राज्य की हकीकत सबके सामने लाकर रख दी है। अत्यंत कष्ट के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि लखनऊ में स्वास्थ्य सेवाओं का अत्यंत चिंताजनक हाल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में फोन करने पर अक्सर फोन का उत्तर नहीं मिलता, जिसकी शिकायत चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री को करने पर फोन तो उठता है, लेकिन सकारात्मक काम नहीं होता।
एम्बुलेंस भी पेशेंट्स को समय पर नहीं मिल पाती। फोन से बुलाने पर 5-6 घंटे लग रहे हैं। सीएमओ ऑफिस से भर्ती की स्लिप मिलने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। इतिहासकार योगेश प्रवीण की इसलिए मौत हो गई क्योंकि 2 घंटे तक उन तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची। वो कोरोना संक्रमित थे और उनकी हालत बिगड़ रही थी। परिजनों ने तमाम कोशिश की, बावजूद उसके उन तक नहीं पहुंची सेवा सहायता, इसकी वजह से उनकी मौत हो गई। योगेश प्रवीण लखनऊ के जाने माने इतिहासकार हैं और उन्होंने 3 दर्जन से ज्यादा किताबें इतिहास पर और भारतीय संस्कृति पर लिखी हैं। खासतौर पर लखनऊ नामा और दूसरी किताबें इनकी बहुत चर्चित रहीं, जिसमें लखनऊ के कल्चर, संस्कृति और यहाँ के लोगों के विचारों को लेकर के उन्होंने काफी विस्तार से बताया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके बाद वहां अस्पताल से लेकर शमशान तक जनता शिकायतें कर रही है, जिसे लेकर ब्रिजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी कि वर्तमान कोविड-19 जनित परिस्थितियों में जबकि हर दिन 4 से 5 हजार कोरोना के रोगी जनपद में मिल रहे हैं, ऐसे में कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या अत्यधिक कम है। लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटरों में कोविड की जांच बंद करा दी गई है और सरकारी अस्पतालों में कोविड की जांच में कई दिनों का समय लग रहा है। चिकित्सा विभाग के एक बड़े अधिकारी ने मुझे बताया कि उन्हें प्रतिदिन 17,000 किट जांच के लिए चाहिए, लेकिन सिर्फ 10,000 किट उपलब्ध हो पा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 12 तारीख यानी सोमवार को मंत्री जी ने चिट्ठी लिखी, जबकि 4 दिन पहले वो जनता को सभी संसाधन होने का आश्वासन दे रहे थे। मतलब सिर्फ 4 दिन में ही उनके सुर बदल गए। जितने अस्पताल हैं उनके संबंधित अधिकारियों को हमने अलर्ट रहने के लिए कहा है, अतिरिक्त बेड से इंतजाम करने के लिए कहा है। हमारी सरकार हर स्तर पर तैयार है। मंत्री जी ने दावा तब किया जब सूबे में कोरोना के 24 घंटे में 8,490 नए केस मिल रहे थे, जो 9 अप्रैल को 9,695, 10 अप्रैल को 12,787, 11 अप्रैल को 15,353 और आज पिछले 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा केस सामने आए। इसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा 5300 कोरोना के मरीज मिले। तो आंकड़ों ने मंत्री जी को हकीकत के दर्शन करवा दिए और शायद उन्होंने अपना डर चिट्ठी के जरिए जारी किया। अस्पतालों और सड़कों पर ही बुरे हाल नहीं है, बल्कि शमशान गृह और जो शवदाह गृह हैं वहाँ भी हालात खराब हो रहे हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं एम्बुलेंस के भीतर अपनी बारी का, लाशों के अंतिम संस्कार के लिए, लेकिन उनका नंबर नहीं आ रहा है। और जो सामान्य पेशेंट हैं जिनकी मौत हुई है गंभीर बीमारियों के चलते, चाहे वो कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, ब्लड प्रेशर हो या फिर शुगर की वजह से जिनकी मौत हुई, इससे चंद कदमों की दूरी पर वो शवदाह गृह भी है जहां पर सामान्य पेशेंट लाए जाते हैं, लेकिन वहां भी हालात ऐसे हैं कि लगातार लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। ये बात अब हम नहीं, उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री भी कह रहे हैं कि यहाँ ना टेस्टिंग की व्यवस्था हो पा रही, ना बेड की व्यवस्था है, ना एम्बुलेंस की व्यवस्था है। वो फोन करते हैं तो अधिकारी उनके फोन का जवाब तक नहीं देते। जब कानून मंत्री का हालत एक, तो आम जनता कैसे जूझ रही होगी। कोरोना घर घर में फैला हुआ, लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट पे लाश की लाइन लगी हुई है। लखनऊ में हालात खराब न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोविड अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आज वायरस उनके करीब तक पहुंच गया और सीएम कार्यालय का एक अफसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसकी जानकारी योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके दी। मेरे कार्यालय के कुछ अधिकारी कोरोना से संक्रमित हुए हैं। ये अधिकारी मेरे संपर्क में रहे, इसीलिए मैंने एहतियातन अपने को आइसोलेट कर लिया है। सभी काम वर्चुअली कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर महाराष्ट्र से लौट रहे हैं, जो गांव तक कोरोना के खतरे को लेकर जा रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार के दावों की कोरोना परीक्षा लेने वाला है। शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। चुनाव आयोग 4 दिन पहले कहता है, हमारे नोटिस में आया है कि बड़े बड़े नेता और स्टार कैंपेनर चुनावी राज्य में बिना मास्क लगाए रैलियां करने, तो हम यानी चुनाव आयोग कार्रवाई करेंगे। 4 दिन बाद भी एक भी नेता की, एक भी पार्टी की, एक भी रैली चुनाव आयोग की गाइडलाइंस के आधार पर होती नहीं दिखी, और ना ही दिखा चुनाव आयोग का किसी नेता, किसी पार्टी, किसी रैली, किसी रोड शो के खिलाफ कार्रवाई का नोटिस भी। तो क्या सारे नियम, कायदे, कानून की किताब जनता को पढ़ाने के लिए छापी जाती है? हमारे नेता क्या कार्रवाइयों से बचने का च्यवनप्राश खाकर आते हैं? इसलिए जरूरी है दस्तक, ताकि कार्रवाई हो तो सब पर हो। कोरोना से बचाने के नाम पर कोरोना के खतरे में धकेलने वाली चुनावी रैलियां करने वालों पर भी एक्शन लिया जाए।
दे चुका है। हर आदमी को चुनावी कैंपेन में मास्क पहनना जरूरी है। लेकिन पश्चिम बंगाल में किसी भी रैली रोड शो में मास्क पहने बड़े बड़े नेता दिख जाएं तो बताइए, नेता नहीं दिखते तो जनता कहां से मास्क चुनावी रैली में लगा कर आएगी, लेकिन कार्रवाई किसी पर नहीं होती। लाठी खाने के लिए तो आम आदमी की पीठ होती है। जैसे 2 दिन पहले कानपुर में नाइट कर्फ्यू के दौरान बाहर निकले दिख गए इन युवकों को कानपुर पुलिस के जवानों ने ऐसा घेरा जैसे ये कोई हिस्ट्री शीटर हो। लाठियां कितनी चली छोड़ दीजिए, आम आदमी है, लाठी खाकर चला गया। लेकिन सवाल तो ये है कि जो चुनाव आयोग कहता है कि नामांकन भरने नेताजी के साथ 2 लोग ही आएंगे, उसी चुनाव आयोग की चुनावी रैली में संक्रमण फैलाती हजारों की भीड़ पर घिकी क्यों बन जाती है। पश्चिम बंगाल में 4 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, लेकिन अदालत से फटकार खाने के 4 दिन के बाद चुनाव आयोग के अधिकारियों की आंखों पर मानो पट्टी एक नोटिस किसी नेता किसी पार्टी को भेजने की हिम्मत नहीं हो रही। जबकि नियम कहता है कि रोड शो की गाड़ी हो या रैली का मंच, हर नेता के चेहरे पर मास्क होना जरूरी है। नियम कहता है कि जिला चुनाव अधिकारी रैली की जगह पर पहले से सोशल डिस्टेंसिंग वाला गोला बनाकर रखेगा। नियम कहता है कि डोर टू डोर कैंपेन में प्रत्याशी समेत 5 लोगों से ज्यादा प्रचार नहीं कर सकते। लेकिन इतने नियमों को तोड़ने वाले किसी नेता, किसी दल, किसी प्रत्याशी पर कार्रवाई की कलम चलाने में चुनाव आयोग की स्याही सूख जाती है। दस्तक देकर इसीलिए पूछना जरूरी होता है कि भड़काऊ भाषण देने पर 1 दिन का प्रचार रोकने का फैसला लेने वाला चुनाव आयोग कोरोना भड़काती रैली रोड शो करने वालों को 1 दिन घर बैठाने का काम क्यों नहीं करता। कहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन लागू है, चलो चलो हम तुम्हें दवाई दिखा देंगे बेटा, सारी दवाई अभी देखते हैं। इसको जेल भेज दो, स्थायी जेल में 2 घंटे के लिए। चलो हो गया तो पापा आएंगे तुम सराहने के लिए, बना उसको जेल बाहर भेजो जेल में। छोटे बच्चा भी सब लोग सड़कों पे घूमेंगे इस तरह से, हीरो बन के सड़कों पे घूमने निकले हुए हैं। शर्म नहीं आ रही है तुमको? पूरे शहर में कोरोना फैला पड़ा है, तुम्हें यहाँ घूमते फिर जाओ। लेकिन नियम तो भाई जनता के लिए है। तभी तो अगर जनता ने नियम तोड़ा है तो इंदौर में 2 घंटे की जेल वाली सजा डीएम साहब दिलवा रहे हैं, उठक बैठक करवा रहे हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, मस्ती में घूमते फिर रहे हैं। बस आम आदमी का दिल तब बैठ जाता है जब वो बड़े बड़े प्रदेशों के शमशानों में संक्रमण के चलते अपनी जिंदगी खो चुके लोगों की कतार देखता है। और उसी आम आदमी को गुस्सा आता है उन रैलियों में बिना मास्क, बिना दूरी संक्रमण का खतरा फैलाती भीड़ को देखकर, जिन्हें देखकर भी चुनाव अधिकारियों की आंखों में रतौंधी हुई रहती है। आम आदमी की किस्मत देखिए, ये 2 तस्वीर मध्य प्रदेश की है। एक में सांची जिले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के इलाके के अस्पताल में कोरोना सैंपल लेने का भारी भरकम काम अस्पताल के ही मालिक, जिनका नाम ही हल्कीराम, उन्हें सौंपा गया। और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दमोह के चुनाव प्रचार करने में व्यस्त चल रहे हैं। हमारी बहनों के लिए रोजगार मिल सके, मेरे पास आज स्वास्थ्य विभाग का मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल करने से लेकर उपचुनाव तक करा के मंत्रिमंडल विस्तार तक करा के सरकार तो चलने लगी, लेकिन 1 साल में इतना विकास भी कर दिया कि सांची के अस्पताल में माली कोरोना का सैंपल लेने लायक बन गया। अब आप यहाँ क्या उम्मीद करिएगा? जहाँ चुनाव कराना ही सबसे बड़ा काम मान लिया गया, जहाँ चुनाव आयोग गाड़ियों से प्रचार कराता हो कि कोरोना से नहीं डरेंगे, मतदान हम जरूर करेंगे, वहाँ जनता को चुनाव भरोसे ही मानकर छोड़ दिया गया है। वो ऐसे कि एमपी में 18 अप्रैल को होने वाली राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा को कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। और उसी मध्य प्रदेश में 17 अप्रैल को दमोह में विधानसभा का उपचुनाव करवाया जा रहा है। इस कहानी के अंत में आप सिर्फ इस बात पर गौर करिएगा कि जहां एम्बुलेंस वक्त पर न मिलने के कारण बड़े बड़े इतिहासकार भी मौत के हाथों इतिहास बन जा रहे हैं, उसी देश में चुनावों के दौरान नेताओं के हेलीकॉप्टर वोट के लिए टैक्सी की तरह उड़ते नजर आते हैं। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में अब भी 4 चरणों का चुनाव बाकी है। 17, 22, 26 और 29 अप्रैल को अभी मतदान होना है और नियम तोड़कर हो रही रैलियों, रोड शो के बीच संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कई लोग सोचते कि क्या पश्चिम बंगाल में कोरोना नहीं है? उसका जवाब भी जान लीजिए। सोमवार को पश्चिम बंगाल में कोरोना के 4,511 नए मामले आए। पश्चिम बंगाल में 5 अप्रैल से कोरोना के मामले
130% की रफ्तार से बढ़े, जो देश के मुकाबले दोगुनी रफ्तार है। कोरोना से मौत के मामले में पश्चिम बंगाल का देश में 5वां नंबर है। पश्चिम बंगाल की तरह अब बाकी राज्यों का हाल भी जान लीजिए। 26 मार्च को जब केरल में चुनाव का ऐलान हुआ, तब वहां 1825 कोरोना के केस आए थे, जो 13 अप्रैल यानी आज बढ़कर 7515 हो चुके। इसी तरह 26 मार्च को तमिलनाडु में 1971 कोरोना के नए केस मिले थे, जो आज बढ़कर 6711 हो चुके। यानी सभी चुनावी राज्यों में कोरोना के मामले तेज गति से बढ़े। ऐसे में दस्तक देकर यह पूछना जरूरी हो जाता है कि कोरोना के एक साल में दुनिया में ऑनलाइन शिक्षा से लेकर ऑनलाइन रिजल्ट और ऑनलाइन डिग्री समारोह तक की तकनीक लोगों ने विकसित कर ली, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी ने कभी जिम्मेदारी के साथ बिना कोरोना का प्रचार प्रसार किए चुनावी प्रचार का नया इजाद करने की नहीं सोची। कोरोना काल की दूसरी लहर में भोपाल के शमशान और कब्रिस्तान में कोविड प्रोटोकॉल से जलती और दफन लाशों का खौफनाक मंजर सरकारी पन्नों में रोजाना दर्ज हो रहे आंकड़ों से कई गुना ज्यादा। जहां पहले एक शमशान में रोजाना 5 से 10 लाशें रोज आती थी, अब 35 से 40 लाशें आती हैं। सरकार इन्हें कोरोना संदिग्ध मानती है और विपक्ष कहता है कि सरकार आंकड़े छुपा रही है। देश भर के शमशान की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन भोपाल के शमशान में बढ़ती भीड़ ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि एमपी सरकार कहती है कि भोपाल में पिछले 4 दिनों में सिर्फ 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई, लेकिन इसी दौरान भोपाल के 2 शमशान में ही 187 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार होता है। सवाल यह है कि सरकार मौत के आंकड़े छिपा रही है। भोपाल के शमशानों में नगर निगम की गाड़ी कोरोना मरीज का शव लेकर पहुंचती है। पीपीई किट पहने स्वास्थ्य कर्मचारी शव से पॉलिथीन हटाते हैं और अंतिम संस्कार कर देते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना के बीच भोपाल के शमशान धधकती ये चिताएं किसी को भी डरा सकती हैं, क्योंकि 12 चिताएं जब जल रही हैं, तब एम्बुलेंस में रखे शव अपने अंतिम संस्कार के इंतजार में। भोपाल के शमशान घाट पे आए तो देखने को मिलता है किस बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो रही है इन दिनों। ये जो इलाका आप देख रहे हैं भोपाल के भदभदा शमशान घाट का, ये अलग से बनाया गया है कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिन शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है उनके लिए। आप देख सकते हैं पीपीई किट में पहने तमाम जो स्वास्थ्यकर्मी यहाँ पहुंचे और पीपीई किट में ही शवों को यहाँ लाया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे 12 चिताएं जल रही हैं और इन 12 चिताओं के अतिरिक्त अगर आप देखें तो ये जो बेहद दर्दनाक तस्वीरें हैं, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, इसके विपरीत अगर आप देखें तो कई शव यहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल के तहत लाकर रखे गए हैं, जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होना है। सरकार कहती है कि पूरे मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 37 कोरोना मरीजों की मौत हुई, जबकि अकेले भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर ही पिछले 4 दिनों में तकरीबन 33 लोगों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ है। भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर गुरुवार को 36 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 31 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुए। शुक्रवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 29 कोरोना प्रोटोकॉल के तहत। शनिवार को 41 अंतिम संस्कार हुए, जिसमें 34 कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार हुए। रविवार को 49 अंतिम संस्कार में से 39 कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जी कितने शवों का अंतिम संस्कार हुआ है? देखिए, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इन 4 दिन में 133 कोरोना मृतक देह भदभदा में आ चुकी हैं, जिनका दाह संस्कार यहाँ हुआ है कोविड प्रोटोकॉल से। कोविड से भदभदा शमशान की तरह भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट पर बीते 4 दिन के आंकड़े भी चौंकाते हैं, जहाँ 54 कोविड प्रोटोकॉल के तहत मरीजों का अंतिम संस्कार हुआ। 8 अप्रैल को 16 में से 7, 9 अप्रैल को 26 में से 8, 10 अप्रैल को 29 में से 16 और 11 अप्रैल को 44 में से 23 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार हुआ। तो वहीं सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन्हीं 4 दिन में भोपाल में महज 5 कोविड मरीजों की मौत। सरकारी आंकड़ों और शमशान की इन तस्वीरों के इस अंतर से कांग्रेस को पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। भोपाल शहर में जो मौत का आंकड़ा शासन जो बताता है, उससे 4 गुना हॉस्पिटल के ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं, और जो शमशान घाट बताता है उससे 10 गुना बताते हैं। मैं मानता हूँ जिस शमशान में 7 से 10 लाशें रोज जलती थी सामान्यतः, वहाँ 100 से 125 लाशें जल रही है।
ये अपने आप में इस महामारी के प्रकोप को बता रहा है, इस सरकार के फेल्यूर को बता रहा है, शिवराज सिंह जी की 1 साल की तैयारियों को बता रहा है। लेकिन सरकार का अपना तर्क है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि संदिग्ध कोविड मरीजों का अंतिम संस्कार भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होने से ये अंतर दिख रहा है। हमने ये भी तय किया है कि जितनी मृत्यु होगी कोरोना प्रोटोकॉल संदिग्ध की भी, कोरोना पॉजिटिव की तो कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होगी, संदिग्ध की भी अगर मृत्यु होगी तो अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही किया जाएगा। और इसलिए जितनी मृत्यु होती है सब ये मानते हैं कि कोरोना से ही मृत्यु होगी। मृत्यु हो रही है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन जो मृत्यु सब होती है वो केवल कोरोना के कारण नहीं होती, उसके अन्य कारण भी होते हैं। लेकिन इस समय सब चूंकि अंतिम संस्कार प्रोटोकॉल के तहत होता है तो गिनती उसमें हो जाती है। क्या वाकई शमशान में मौत का सच भी जला दिया जा रहा है? हम दस्तक में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार लॉकडाउन नहीं, पर लॉकडाउन से कम भी नहीं। बताएंगे आपको महाराष्ट्र में अगले 15 दिन क्या कुछ खुलेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। आप बने रहिए आज तक के साथ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।